नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। क्या आपका बच्चा समय पर बोलना या चलना शुरू नहीं कर पा रहा है? क्या वो आपकी बातों पर ठीक प्रतिक्रिया नहीं देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये संकेत ऑटिज्म के हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसे समय रहते रोका जा सकता है? अब तक ऑटिज्म को किस्मत की मार माना जाता रहा है, लेकिन अब विज्ञान की एक नई खोज ने इसे बदल दिया है। और इस खोज के पीछे हैं हमारे आज के खास मेहमान श्री सुशांत कुमार जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं जेनेफिटलेटिक्स कंपनी के। जेनेफिटलिक्स का लिल बायो टेस्ट जो है भारत का पहला और इकलौता एक ऐसा टेस्ट है जो 6 महीने से 3 साल की उम्र में ऑटिज्म की पहचान करने में सक्षम है, वो भी बच्चे के गट माइक्रोबायोम की बायोकेमिकल एनालिसिस से। तो आज हम इस इंटरव्यू में जानेंगे कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा गट बैक्टीरिया के जरिए उसके हम टेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो दिमाग है वो कैसे भविष्य को प्रभावित करता है उसके बारे में जान सकते हैं, और कैसे एक वैज्ञानिक उपाय से ऑटिज्म को समय रहते रोका जा सकता है। तो इसके लिए चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं सुशांत कुमार जी से, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं जेनेफिटलेटिक्स कंपनी के। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंद्र जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए आज की जी डेट में। जी। तो सबसे पहले मैं सुशांत जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है ऑटिज्म को बैड लक की बजाय गट माइक्रोबायोम से जुड़ी हुई एक वैज्ञानिक स्थिति के रूप में समझाया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बता सकेंगे कि गट माइक्रोबायोम जो है ऑटिज्म के बीच में और गट माइक्रोबायोम के बीच में क्या संबंध है? हाँ, तो बेसिक्स चलते हैं। बेसिक्स में ऐसा है कि हमारा गट जो लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट, वो हमारी एक्चुअली आप देखो तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से शुरू होता है, जहाँ से हम खाना खाते हैं। फिर वो पूरी पाइप आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है, आपके गट तक जाती है। और वही गट आपकी ब्रेन से भी कनेक्टेड है थ्रू वेगस नर्व। सो गट को हम लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि गट में अराउंड 100 मिलियन नर्व सेल्स हैं। सो गट को अगर हम कहा जाए तो गट का अपना नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, गट का अपना नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन और गट एक दूसरे से बात करते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि एक हाईवे है, उसके दो एंड्स हैं। एक एंड पे गट है, एक एंड पे ब्रेन है। और उस हाईवे बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस, रिएक्शंस, बहुत सारे बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम गट से ब्रेन तक और ब्रेन से गट तक। और वो केमिकल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ब्रेन को और गट को, दोनों को। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, राइट, और किसी को नर्वसनेस है, तो उसको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, ब्लोटिंग होता है, पेट दर्द, कई बार पेट में एक बटरफ्लाई सा फीलिंग होती है। सो जितने भी हमारे ब्रेन के डिजीज हैं वो मोस्टली गट से स्टार्ट होते हैं। सो इवन ऑटिज्म के केस में काफ़ी जो बच्चे का गट है, राइट, वो जो डेवलप होना शुरू होता है वो पैदा होने से पहले डेवलप होना शुरू होता है, राइट। और वो जो बैक्टीरिया है बच्चे गट में, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। तो अगर हम गट के बैक्टीरिया के फंक्शंस को समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑटिज्म एक्चुअली में किसी भी पर्टिकुलर बच्चे में स्टार्ट क्यों होता है और कैसे होता है। और उसके लिए ब्लेम नहीं करते माँ को, बट माँ की हेल्थ से ही स्टार्ट होता है। जी तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेसिक्स है, एक बेसिक फंडामेंटल है कि गट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, और जो वो कम्युनिकेट करते हैं बायोकेमिकल सिग्नल से, उससे ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है, गट पे इम्पैक्ट आता है। गट हमारा एक सेकंड ब्रेन है, जो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सेरोटोनिन,
जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन जो होते हैं, 90% ऑफ जो वो ट्रांसमीटर है वो गट में प्रोड्यूस होता है, ब्रेन में नहीं होता। जी। तो सर यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एक टेस्ट डेवलप किया है जिसको आपने नाम दिया है लिल-वायो। तो ये जो टेस्ट है आपने शायद इसको ऑटिज़्म के लिए डिज़ाइन किया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये टेस्ट जो है वो कैसे डायग्नोज़ करता है कि बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं? सो इसमें सर उससे पहले 2-3 चीज़ें हम समझते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए, राइट? इवन जो लोग जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है या जो प्लान कर रहे हैं बच्चा, राइट? उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, सो बच्चे का जो अर्ली जो गट की डेवलपमेंट होती है, राइट, वो स्टार्ट होती है जब बच्चा माँ की वॉर्म में होता है और बच्चा जो है माँ के बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया को और वेजाइनल बैक्टीरिया को दोनों से एक्सपोज होता है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि माँ का मदर का जो गट बैक्टीरिया और वेजाइनल बैक्टीरिया का फंक्शंस क्या है, राइट? बर्थ की डिलीवरी कैसे हो रही है, वेजाइनल हो रही है या सी सेक्शन से हो रही है, राइट? जो गट जो आपके जब कंसीव करते हैं, जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट है और जो पहला ट्राइमेस्टर आता है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, राइट? तो उसके बीच, उस पीरियड के बीच में जो 12 हफ्ते का टाइम होता है, गट बैक्टीरिया बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करता है, जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को, जो फेटल जो है, अभी बच्चा भी नहीं है, अभी छोटा सा एक फेटल है जो नियोनेटल है, वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। सो माँ क्या खा रही है, कैसे सो रही है, उनके गट बैक्टीरिया क्या है, राइट? किस फॉर्म में आप बर्थ डिलीवरी कैसे हो रही है और बर्थ होने के बाद भी आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो या आप फार्मूला मिल्क दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे बिफोर मैं समझाऊं कि हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चे की बॉडी नहीं मेटाबोलाइज कर सकती, कंज्यूम नहीं कर सकती। वो पदार्थ होते हैं बच्चे के गट बैक्टीरिया के लिए। तो इनिशियली उन्होंने, जब वो वॉर्म से पास ऑन कर रहे हैं, तो उनको गट बैक्टीरिया जो है मदर से मिले हैं और वजाइनल बैक्टीरिया भी मदर से मिले हैं। तो वो जो ब्रेस्ट मिल्क पीता है बच्चा, राइट, माँ का दूध जो पीता है, वो गट बैक्टीरिया बच्चे के उसको कंज्यूम करते हैं और वो कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और वो जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट करता है, वो इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करता है। और इस दूध में एक नाइट्राइट और नाइट्राइट की मात्रा भी होती है अच्छी खासी, जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और यही नाइट्राइट जो एडल्ट्स में है, ये डायबिटीज से भी बचाता है। तो ये हम लोग, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और कुछ बैक्टीरिया आफ्टर द बर्थ, मदर के दूध से भी बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं बच्चे की बॉडी में, और जो 90% ब्रेन जो बच्चे का डेवलप होता है पहले 2 साल में होता है। सो फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसलिए अगर ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो वो 2 साल से पहले पता करना बहुत जरूरी है जी। है ना? और जो मदर खाती है खाना, उससे जो भी गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मेटाबोलाइट, वो अगर हार्मफुल है, वो गट के थ्रू ब्रेन में जाके न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन रोक सकते हैं, उससे ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, राइट, तो समझने आपने की। जैसा बताया कि जो मदर खाती है वो कहीं न कहीं जाके ब्रेन में बच्चे के जाता है और वो उसको अफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें आप पाते हैं जो अफ़ेक्ट करती हैं? मतलब फूड की बात कर रहा हूँ मैं। सर बेसिक कुछ चीजें तो हो गई कि शुगर नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है।
प्रोसेस्ड फूड्स जो हो गए, जैसे आजकल फास्ट फूड्स हो गए, वो नहीं खाना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता रहे हैं आप या कि ये पोस्ट वाली बात है? नहीं, प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसमें मेरी एक सजेशन ये भी है कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर ट्राइमेस्टर में अपना गट बैक्टीरिया चेक करना चाहिए। जी। तो सर अब मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम लोग अब चर्चा कर सकते हैं आपके लिल बायो टेस्ट के बारे में। हाँ तो जी, हाँ हमारे जी। दर्शकों को समझाइएगा कि ये जो आपका टेस्ट है, ये किस तरह से आप मतलब मदद करता है ये आइडेंटिफ़ाई करने में कि बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं? हाँ, तो बेसिकली ये टेस्ट एप्लीकेबल है बच्चा का एक 1 ईयर्स टू 9 ईयर्स की एज में। सो ये उनको भी एड्रेस कर रहा है जिनको ऑटिज्म नहीं है, रिस्क है, या जिनको है ऑटिज्म उनकी उन उस ऑटिज्म का इफेक्ट मिनिमाइज कैसे करना है, और ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव कैसे करनी है वो 5 साल से ऊपर के बच्चे। सो जैसे मैंने आपको बताया, जो माइक्रोबायोम बच्चे का डेवलप होता है वो पहले 3 से 5 साल में, 5 साल में बच्चे का जो माइक्रोबायोम होता है अडल्ट की माइक्रोबायोम की तरह हो जाता है। सो पहले 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे का पहला क्राइटेरिया तो यही है कि मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, बिकॉज 1 साल से पहले बच्चे को मोस्टली हम कुछ खाना नहीं देते, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही जाता है, राइट। थोड़ा लिक्विड जाता होगा, बट सॉलिड खाना 1 साल से ही शुरू होता है। इसलिए हमारा जो टेस्ट है वो मिनिमम 1 साल के हम देखते हैं कि बच्चा 1 साल का हो, क्योंकि इसमें हमारा फूड रिकमेंडेशन भी जाता है बच्चे के लिए। तो जैसे सर आपने तो कहा कि 1 साल से पहले आप नहीं करते हैं और 1 साल के पहले बच्चा फूड का इंटेक नहीं होता है, तो इस टेस्ट में किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं आप? ब्लड टेस्ट करते हैं या स्टूल टेस्ट करते हैं? नहीं, इसमें हम बच्चे का स्टूल सैंपल लेते हैं, और स्टूल सैंपल में उनके कौन से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कौन से मॉलिक्यूल हैं, और वो सारे मोस्टली बैक्टीरिया मदर से आए हुए हैं। और मदर से ड्यूरिंग द बर्थ, अगर अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो आसपास के एनवायरनमेंट से आए होंगे, जैसे डॉक्टर से, नर्स से, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से, मदर के स्किन से। अगर सी सेक्शन हम कराते हैं, जनरली सी सेक्शन में रिस्क ज़्यादा हो जाता है ऑटिज्म का, बिकॉज मदर के बैक्टीरिया कम होते हैं, एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं उसमें। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें हम जब स्टूल सैंपल लेते हैं, हम जैसे गट माइक्रोबायोम टेस्ट करते हैं, हम सीक्वेंस करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, वो कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। उसके बेस पे हम करीब बहुत सारे पाथवेज मेजर करते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि बच्चे के गट का बच्चे का गट अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा, हार्मफुल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूजफुल क्या प्रोड्यूस कर रहा है। वाइटामिन्स जैसे B6 B9 वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, राइट। जैसे तभी आप देखिए प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर भी कहते हैं कि फॉलिक एसिड लो, फोलेट लो, B9 लो, क्योंकि वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में। अगर बी वाइटामिन देखें, के वाइटामिन देखें, वो आपका गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, आपकी बॉडी नहीं मेटाबोलाइज कर सकती उसको। तो वो उसका एब्जॉर्प्शन लेवल क्या है बच्चे का। तो ऐसे, और अगर आप कुछ चीज़ें खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, तो प्रोटीन गट बैक्टीरिया किस चीज़ में प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हार्मफुल प्रोड्यूस कर रहा है, यूजफुल प्रोड्यूस कर रहा है। सो बहुत सारे हम पाथवेज हम इसको मेजर करते हैं। सर जैसे आपने पाथवेज की चर्चा की तो मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या ऑटिज्म के अलावा जैसे कि बच्चों में देखा जाता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो क्या ये भी इस टेस्ट के जरिए पकड़ में आ पाते हैं? हाँ, सो हम आपको बताता हूँ, आप बेसिकली मेजर कुछ पाथवेज बताता हूँ जो बड़े स्पेसिफिक हैं, जो आज की डेट में कोई बताता नहीं है। हमारा जो मदर का जो मिल्क होता है उसको हम कहते हैं HMO, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, HMO। सो HMO डाइजेशन मैट्रिक्स, ये एक पाथवे है हमारा, जिससे हम पता करते हैं कि बच्चे का गट बैक्टीरिया मदर का मिल्क मेटाबोलाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये एक पहले पाथवे है।
दूसरा पाथवे हो गया, आपने जैसे कहा ब्रेन डेवलपमेंट का पाथवे होता है, नियोनेटल ब्रेन डेवलपमेंट, राइट। उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे का गट बैक्टीरिया है वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, वो ब्रेन डेवलपमेंट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा हो गया इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, बिकॉज इम्यून सिस्टम भी, अगर जैसे इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे 70% बैक्टीरिया है, वो हमारे जो 70% जो इम्यून सेल्स है ना, वो हमारे गट लाइनिंग पे है, हमारे गट के आसपास है। सो जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सेल्स जो है वो गट बैक्टीरिया से ट्रेनिंग लेते हैं कि कौन से पैथोजेंस हैं, कौन से अच्छे बैक्टीरिया हैं, किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं अटैक करना है। सो इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट भी गट बैक्टीरिया से होती है, वो हम एक स्कोर देखते हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है। फिर स्किन के इश्यूज भी देखते हैं कि बच्चे को एक्जिमा तो नहीं हो रहा है, या टाइप 1, अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, अगर मदर को ओबिसिटी या डायबिटीज है, तो देयर इज हायर चांसेस के बच्चे को उस बैक्टीरिया की वजह से टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। तो हम टाइप 1 डायबिटीज का भी स्कोर देखते हैं, चाइल्ड ओबिसिटी के स्कोर्स देखते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देखते हैं, क्योंकि अगर मदर को एंटीबायोटिक ले तो वो बच्चे को भी इम्पैक्ट होगा थ्रू थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। सो ये सारे काउंट्स बहुत सारे हैं आपके नंबर ऑफ काउंट्स। मतलब मैंने आपसे 2 ही चीज़ें पूछी थी और उसमें आपने जो बताया उसके मुताबिक तो मतलब बहुत सारे एरियाज में मतलब मदद मिल सकती है इसको लेकर के। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऑटिज्म एक तो गट बैक्टीरिया से इम्पैक्ट होता है, दूसरा जो दूसरे लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, जैसे आप क्या खा रहे हो, आप दवाइयाँ क्या ले रहे हो, आप सप्लीमेंट क्या ले रहे हो, अगर फार्मूला फेड में सर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि जो फार्मूला फेड मिल्क होता है, फार्मूला फेड मिल्क में एक तो नाइट्रेट और नाइट्राइट की मात्रा कम होती है, राइट। उसमें कई फार्मूला फेड मिल्क में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हैं, राइट। और कईयों में एडेड शुगर होता है, कईयों में सीड ऑयल्स भी डले होते हैं। तो सीड ऑयल जो है हमारा, अब थोड़ा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बेसिक सा है कि सीड ऑयल जो है हमारे सेल जो होते हैं बॉडी में, उसको फ्रेजाइल कर देते हैं, उसको वीक कर देते हैं। सो सीड ऑयल्स तो इसलिए फॉर्मूला मिल्क तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए बच्चे को। ब्रेस्टफीडिंग इज द बेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। और एक रिकमेंडेशन ये भी है कि अगर बच्चा सिजेरियन हुआ है तो एटलीस्ट 2 से 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर तो 6 महीने कहते हैं जी, है ना, बट जनरली हमने ये देखा है कि 2.5 से 3 साल, स्पेसिफिकली जब सिजेरियन बर्थ है, तो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका बैक्टीरिया, जैसे हमको पता है, पहले 3 साल में बैक्टीरिया का पूरा डेवलपमेंट होता है, पहले 2 साल में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप उस समय क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से भी बैक्टीरिया जाते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि गट के बैक्टीरिया टाइप कौन से हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, जो जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ब्रेस्ट मिल्क से जाते हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क देना कंटिन्यू करना फॉर एटलीस्ट 2-2.5 ईयर्स बहुत ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें हम मेजर करते हैं सिस्टम में कि आपका बच्चे का गट एंटीबायोटिक को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ऑटिज्म का रिस्क क्या है। ऑटिज्म के लिए हम बहुत सारे पाथवेज कंबाइन करते हैं, जैसे हम अमोनिया देखेंगे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रीक्रिसॉल देखेंगे, एलपीएस देखेंगे, बाइट्रेट देखेंगे, गाबा, जैसे एक और न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। तो जो बच्चों में जो ऑटिज्म बच्चों में ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें गाबा का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, सो दैट इज अनदर बायोमार्कर। फिर एक और बैक्टीरिया है, वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टेटनस न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। वो सीधा ब्रेन में जाके न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की डेवलपमेंट रोक देता है। अब जैसे जिनको ऑटिस्टिक बच्चे को जनरली कुछ हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं, उससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे उससे वॉमिटिंग होगा, वेट गेन होगा, एपेटाइट चेंज होगा, इरिटेशन होगी। तो अब ये देखोगे जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे उनको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, और जिनको आप दवाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि दवाई क्या करता है, वो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चा इरिटेशन होगा, एग्रेसिव होगा, यू नो
एक ही चीज, जैसे आपने कहा था कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, एक ही चीज को बार बार दोहराएगा, जी। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दवाइयों के हैं और पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमने देखा है हमारे पास तो कस्टमर्स आए हुए हैं ऑटिज्म के, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, जी, तो क्योंकि सुशांत जी, अब इसी से जुड़ा हुआ चूँकि हम पोस्ट डिटेक्शन की बात कर रहे हैं या जब आपकी जाँच हो गई है उसके आगे की बात करने लगे हैं, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप कुछ सजेस्ट करते हैं कि न्यूट्रिशनल थेरेपेटिक्स की भी बात आती है इसमें, तो ये वंस आपने इसको डायग्नोज़ कर लिया, तो आपका आगे का कोर्स क्या रहता है? किस तरह की थेरेपीज़ आप सजेस्ट करते हैं? क्या कुछ किया जाता है सो दैट ऑटिज़्म अगर डिटेक्ट हुआ है या अदर डिसऑर्डर्स की भी हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, अगर वो हुए हैं, तो उनको कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को सबको ये समझनी पड़ेगी, जो भी आपके लिसनर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड जो है, फूड है मेडिसिन। हमारे नेचर में फूड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं जो मेडिसिन का काम करती हैं। तो हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि इतने सारे पाथवे आ गए, 30 करीब पाथवे हैं बच्चे के लिए, हम उस पाथवे को अराउंड 35,000 मॉलिक्यूल से मैप करते हैं मैथमेटिकली। तो हम फिर वो डिटरमाइन करते हैं, अच्छा हम अगर मान लीजिए हम स्पिनच देंगे, पालक खिलाएंगे, तो उससे बच्चे को विटामिन B9 जाएगा, B12 जाएगा, बट उससे काफ़ी और पदार्थ भी जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए, जैसे ऑक्सलेट जा सकता है। ऐसे ही हम इसी हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कौन सा फूड खाना है, कितना खाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा कम खाना है, और ये बच्चे को किस क्वांटिटी में खिलाना है वो भी हम डिटरमाइन करते हैं बच्चे की एज के हिसाब से। मान लीजिए जो बच्चा 4 साल का है उसके लिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, जो बच्चा 1 साल का है उसके लिए 1.5 साल का उसके लिए कम होगी क्वांटिटी, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से होगा। तो सर और इसके हर आउटकम्स कभी आप मतलब कभी आपने देखे हैं या मेज़र किए हैं हाँ जो आपका हाँ आप बता रहे हैं कि किस तरह का फूड डिज़ाइन कर रहे हैं और उनको आप बता हाँ रहे हैं, तो तो उसके आउटकम्स पे भी मैं थोड़ा-सा चाहूँगा हाँ कि जी, आप रोशनी हाँ डालें? जी। तो आउटकम में हम ऐसे करते हैं सर कि पहले 3 महीने हम फॉलो करवाते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं आप बच्चे को फॉलो करवाओ ये। 3 महीने बाद हम दोबारा सिम्पटम्स का स्टॉक लेते हैं कि अभी सिम्पटम्स क्या हैं, और उन सिम्पटम्स को कंपेयर करते हैं पिछले सिम्पटम्स से, जब उन्होंने जब उन्होंने टेस्ट लिया था। 3 महीने में कंपेयर करके फिर जो-जो इम्प्रूव हुए थे उसके बेस पे हम डाइट फिर चेंज करते हैं हर 3 महीने। सो ये हर 3 महीने होता है 12 महीने तक। तो हम हर 3 महीने कंपेयर कर सकते हैं कि सिम्पटम कौन-कौन से इम्प्रूव हुए, कौन से नहीं हुए, कौन से डिग्रेड हुए। जो हमने देखा है कि डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, तो अभी आपके बच्चे की पास कोई इस तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं क्या जिसमें कि आपने कुछ अच्छे आउटकम्स देखे हों? हाँ, तो हमारे कुछ केस स्टडीज़ हैं बच्चों के, जैसे हमारे जनरली कस्टमर्स रहे हैं डेढ़ पौने 2 साल से 5 साल के बच्चे भी रहे हैं, 9 साल के भी रहे हैं। 9 साल के तो जिनको ऑटिज़्म था पहले से, और 3 साल के, साढ़े 3 साल के जो ऑटिज़्म डेवलप हुआ है इनिशियल स्टेज पे है, राइट? बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज में प्रॉब्लम, हमने देखा डाइजेस्टिव इश्यूज बच्चों के इम्प्रूव हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुआ है, एग्रेसिव बिहेवियर कम हुआ है। बट ये भी देखा गया कि अगर आप चॉकलेट खिलाएंगे बच्चे को, या आप चिप्स खिलाएंगे, या आप स्नैक्स के बाहर के पैकेज, तो इमीडिएटली बच्चे के बिहेवियर चेंज होते हैं। इसलिए तो ये हमारी प्रिकॉशंस सलाह बहुत ज़रूरी हैं जो आप बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, और उसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगा सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया है वो एनवायरनमेंट से भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है? सो अगर आपके बच्चे को नहीं खिलानी है चॉकलेट, आइसक्रीम, तो आपको भी नहीं खानी चाहिए, आपको भी घर में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ आपको देखा-देखी बच्चा भी माँगेगा फिर। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने कस्टमर्स में, अपने घर में भी बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी, अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो बच्चे भी मांगेंगे। तो सर इससे बात निकल के आती है कि ख़ास तौर से देखिए मेट्रोपॉलिटन्स में फिर भी एक अवेयरनेस और एजुकेशन ऑटिज़्म को लेके काफ़ी है पेरेंट्स के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलर सिटीज़ की, तो ऑटिज़्म को लेकर के अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है।
और यही वजह है कि बहुत लेट डिटेक्ट हो पा रही ये चीज़ें। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के पेरेंट्स को? सर सबसे पहले तो जेनेटिक डिजीज नहीं है ये, अपने आप को ब्लेम ना करे, जैसे आपने कहा किस्मत की मार नहीं है ये, ठीक है। और जो मैंने देखा है, एक तो घर का एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है, पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चे की हेल्थ को। दूसरा, छोटी सिटीज़ में मैंने ये देखा है कि सिंस मैं भी अभी एक छोटे टाउन में रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे भी अभी चिप्स, चॉकलेट और स्नैक्स का बिजनेस बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को फर्स्ट स्टेप तो यही है कि चीनी कम करें, ठीक है। आपके जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, तो सर जो ये वेस्टर्न, एडवाइस अदर देन ऑटिज़्म के अलावा भी जो सबके लिए है, ये सबके लिए है। ये स्पेसिफिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए है, ये नहीं, ये कम खाएं, राइट। फैट्स के बारे, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी बात की थी फैट्स के बारे में। सैचुरेटेड फैट, घी मक्खन खाएं, दूध पिए अच्छे से, राइट। अपनी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के ऑटिज्म के ग्रोथ में। नींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी। तो राइट। सर इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जब हम स्मॉलर टाउन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर्स और ख़ास तौर से पीडियाट्रिशियंस बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएशन के लिए आप अकेले काफ़ी नहीं हैं, तो क्या इस तरह का कुछ आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जाए, जिससे कि कंट्री वाइड ये बात ज़्यादा एम्प्लीफाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके? हाँ, तो इसमें मल्टीपल तरीके हैं, जैसे हर टाउन वाइज अलग है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन टाउन या बिग टाउन्स की बात करें, तो पीडियाट्रिशियंस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इवन गायनाकोलॉजिस्ट के साथ। इनफैक्ट पीडियाट्रिशियन तो पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट तो मदर्स की हेल्थ से होता है। सो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ काम करना चाहिए। गायनाकोलॉजिस्ट आए प्रॉब्ली अपने पेशेंट्स का 3 बार नहीं तो एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 बार माइक्रोबायोम टेस्ट कराएं मदर का, राइट। गट और ओरल दोनों, बिकॉज माउथ से गट में इम्पैक्ट आता है। सो माउथ ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गम डिजीज नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए मीठा, इसलिए बोलता हूँ कैविटीज नहीं होनी चाहिए, जी, इवन राइट। डेंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि आपको अपने अगर ओरल हेल्थ आप अच्छी रखते हैं, मैं कार्डियक सर्जन्स लोगों से भी मिला हूँ, उनका भी ये कहना है कि आपकी ओरल हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स मतलब डिसाइड करती है आपकी हेल्थ से जुड़े हुए। हाँ, तो सो ओरल हेल्थ में आपको बताता हूँ, ओरल हेल्थ में भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्टली, अगर आपकी ओरल हेल्थ खराब है, तो कईयों को जो लीकी गम्स होते हैं जब खून निकलता है दांतों से, राइट, तो वो छेद हो जाते हैं, उससे बैक्टीरिया ब्रेन में जाते हैं, वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करते हैं। सो ओरल बैक्टीरिया भी इम्पैक्ट करता है आपके ऑटिज्म को बिफोर चाइल्ड इज बॉर्न। सो मदर के ब्रेन हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई थिंक ये कोई बहुत लोग बात नहीं करते हैं। हमारा जो एक ब्रेन में आप समझ लीजिए पंप होता है, सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। अब ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि आप जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रेन बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन चर्न कर रहा है, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन में। सो ग्लिम्फेटिक सिस्टम उसको क्लियर करता है बॉडी से, ब्रेन से, ताकि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन ना हो। और 60% ग्लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है ड्यूरिंग स्लीप। सो स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर का खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर का मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मीठे खाना है तो घर में आप गुड़ से या शहद से कुछ बना के खा सकते हो, अगर मीठे आप का है। अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे कुछ हाँ, जो हेल्दी हाँ, जैसे ऑप्शन हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसे गर्मियाँ हैं, प्रेगनेंसी है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो घर में आप दूध और आम या कोई भी फ्रूट का आइसक्रीम बना सकते हैं।
चेरीज डाल के बना सकते हैं जो फ्रीज कर सकते हैं, तो आम से आपको थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा, राइट। तो मतलब बाहर के प्रोडक्ट में बहुत सारा चीनी होगी या आर्टिफिशियल पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। जी। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपका लिल बायो टेस्ट है, तो बेसिकली जहाँ तक मेरी समझ है वो ऑटिज़्म पर ही फ़ोकस ज़्यादा दिख रहा है। तो आपने जैसे 30 पाथवेज़ बताए हैं और, तो इसमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों में। तो क्या आपका अपकमिंग ईयर्स में या आने वाले समय में कोई इरादा है कि आप जितने पाथवेज़ आपने बताए हैं, उन सब पे आप और ज़्यादा फ़ोकस्ड वे में आएँगे? हाँ, सो हम इसमें एडीएचडी भी डिटेक्ट करते हैं, जिसको अटेंशन डेफिसिट, हाँ जी, वो भी करते हैं। और बाकी न्यूरोलॉजिकल बच्चों में इससे हम एक्चुअली ऑटिज्म तो मेजर है, इससे हम डायबिटीज का रिस्क भी देख रहे हैं, स्किन इश्यूज का रिस्क भी देख रहे हैं। बट जैसे जैसे हम और डाटा डेवलप करेंगे, सो हम लोग बाकी न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे भी काम करने वाले हैं, नॉट ओनली बच्चे बट एडल्ट्स में भी। जी। तो अगर कुछ आप पॉइंट आउट कर सकें, बता सकें कि और कौन-कौन से एरियाज़ को यू आर एमिंग एट? हम लोग पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिमेंशिया पे काम करने वाले हैं, राइट। हम लोग ऑटिज्म की बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे काम करने वाले हैं। ब्रेन कैंसर पे हम अभी काम शुरू कर रहे हैं, जो बच्चों में भी हो सकता है। तो उस सर पे अभी हम अगर हम एग्जिस्टिंग टेस्ट की बात करें तो सिंस यू आर सिटिंग एट न्यू दिल्ली और अगर मान लीजिए कोई चेन्नई से है, कोई अदर सिटी से या स्मॉलर टाउन से है और वो इन तरह के टेस्ट को कंडक्ट कराना चाहता है, तो वो कैसे रीच आउट करे? सो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे बड़ा आसान है, कहीं आपके हमारी वेबसाइट से आप साइन अप कर सकते हैं। किट जो है सैंपल कलेक्शन किट है एक नॉर्मल, जिसमें हम स्टूडेंट सैंपल लेते हैं, वो कस्टमर के घर पे जाती है और कस्टमर जब सैंपल लेता है हम कस्टमर घर से पिकअप करा लेते हैं और फिर हम 4 वीक्स में रिजल्ट्स देते हैं। और रिजल्ट्स के बाद फिर पूरा एक कॉल सेटअप होती है, पूरा हम क्या क्या स्कोर है, कैसे आया है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे है पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और फिर पूरा टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो कस्टमर्स यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन फॉलो करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। जी। तो सर बिफोर वी सम अप दिस इंटरव्यू, मैं चाहूँगा अगर कोई ऐसी बात इस इंटरव्यू में छूट रही हो, कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छूट रहा हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ें मैं समराइज भी करूँगा। सबसे पहले ऑटिज़म, ये चीज़ समझिए, ऑटिज़म जेनेटिक नहीं है, किस्मत की मार नहीं है। ऑटिज़म स्टार्ट होता है मदर की हेल्थ से, बच्चे के पैदा होने से पहले। सो मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हेल्थ में आपका ओरल हेल्थ भी आता है, ओरल हेल्थ आपकी अच्छी है, आपको हर 2 से 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करिए, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट मत यूज़ करिए, माउथ वॉश मत यूज़ करिए, मीठा मत खाइए, एसिडिक चीज़ें कम खाइए, कोल्ड ड्रिंक जिसमें एसिड्स हैं वो कम खाइए, नींद पूरी करनी है, फाइबर अच्छा खासा खाना है, बाहर का मीठा और अल्ट्रा प्रोसेस खाना नहीं खाना है, राइट। मिलेट्स एक अच्छा सोर्स है मदर्स के लिए, मिलेट्स खाना चाहिए। और जितनी भी सब्जियां हैं वो खाइए। फैट्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ब्रेन जो 80% ब्रेन जो है, इट इज मेड अप ऑफ फैट्स। सो फैट, सैचुरेटेड फैट, घी, बट घी मक्खन अच्छा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीड ऑयल्स मत खाइए, सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स में बनी हुई चीज़ें मत खाइए। कोकोनट ऑयल भी अच्छा है, बना सकते हैं उसमें, ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, उसमें भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर हो सके तो हर मे बी हर 4 महीने में एक बार अपना गट माइक्रोबायोम या ओरल माइक्रोबायोम टेस्ट कराइए। जी, मतलब आप 4 महीने में एक टेस्ट सजेस्ट करेंगे। हाँ जी। जी, मतलब ये प्री प्रेगनेंसी के लिए या इन जनरल सभी के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं, सो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कराना ही कराना चाहिए, प्री प्रेगनेंसी भी कराना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी, अगर आप प्लान भी कर रहे हो,
आयरन सप्लीमेंट्स जरा आप ध्यान से लीजिएगा, बिकॉज आयरन एक, इस पे मैं थोड़ा सा सर 5 मिनट लेना चाहता हूँ आयरन श्योर, मोस्ट वेलकम। पे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन क्या है? आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी की ब्लड फ्लो के लिए चाहिए, हर सेल्स टिश्यू के लिए। विदाउट आयरन, और हमें पता है एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए काफ़ी डॉक्टर्स आयरन के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, राइट। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो भी जाता है कम, ब्लड फ्लो भी कम होता है, इसलिए कहते हैं कई बार हीमोग्लोबिन कम होता है, तो आयरन इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए। हीमोग्लोबिन तो रेड ब्लड सेल्स का प्रोटीन है, सो वो कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सारे सेल्स में। सो बट आयरन एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, बहुत मुश्किल से एक्सक्रीट होता है। तो इसमें भी गट बैक्टीरिया का रोल है, बिकॉज काफ़ी गट बैक्टीरिया हैं जो नॉन एक्टिव आयरन को Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करते हैं, Fe3+ को Fe2+ में। तो वो बैक्टीरिया अगर कर रहे हैं तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, फिर आयरन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं कर रहे तो आयरन सप्लीमेंट क्या होता है, वो ओवरलोड हो जाता है। अब जब ओवरलोड होता है तो वो सब सेल्स पे ओवरलोड हो जाता है, सो सेल्स आपके डिसफंक्शन हो जाते हैं। तो इससे लिवर डिजीज भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, हार्ट इशू भी हो सकता है। इसलिए और कईयों को जिनको आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, वो अवॉइड करें, रेदर फिक्स करें अपने गट बैक्टीरिया, राइट। क्योंकि गट बैक्टीरिया से ही आपको आयरन मिलता है। और दूसरा, एसिड रिफ्लक्स की सिचुएशंस में एंटासिड्स नहीं लें, एंटी एंटी एसिड्स जो कैप्सूल्स है वो मत जी, लें, ये तो बहुत बिकॉज फ्रीक्वेंटली लेते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, इसका फंडामेंटल ये है कि लोग समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स इसलिए है क्योंकि मेरे मेरे स्टमक में एसिड ज़्यादा है, सो डॉक्टर कहते हैं आप एंटी एसिड ले लो, राइट, जो आपके एसिड रिफ्लक्स को कम करेगा। एक्चुअल में उल्टा होता है, एसिड रिफ्लक्स इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्टमक एसिड कम है, तो जब आप एंटी एसिड्स लेते हो वो एसिड बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, बिकॉज आप चाहे प्रोटीन ले लो, चाहे विटामिन लो, चाहे मिनरल ले लो, आपका स्टमक एसिड उसको ब्रेक डाउन करता है। जब स्टमक एसिड नहीं तो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, तो आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और आयरन भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में। तो ये, और अगर कुछ पैथोजन बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस से पैथोजन ग्रो कर रहे हैं तो वो आयरन को मेटाबॉलाइज करके हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अगेन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। सो आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, अंडा, ये सब इम्पॉर्टेंट है खाने के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं खाने के लिए, राइट। और गट बैक्टीरिया को ठीक करना ज़रूरी है, वो आपको आयरन देगा। जी, तो इन शॉर्ट मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी चीज़ों की जड़ हमारा गट बैक्टीरिया है, और अगर इसको हम फिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से तो बहुत सारी दुख तकलीफ़ों से दूर रह सकते हैं। मतलब वो चाहे हमारे होने वाले बच्चे हों या अगर हमारी ओवरऑल हेल्थ हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी की ही हम बात करें, मतलब इन जनरल ह्यूमंस के लिए अगर हम बात करें तो जो माइक्रोबायम है, गट बैक्टीरिया जिसकी हम बात करते हैं, अगर ये करेक्ट है, ये ठीक है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। एम आई राइट सर? हाँ जी। सो गट बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। गट बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया, इनफैक्ट जो गट बैक्टीरिया में होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको शुरू जी, में बताया था, हाँ, वो डाइजेस्टिव ट्यूब जो गेटवे है तो आपका, वही है आपका। हाँ, माउथ ही है। जी, तो क्योंकि आपका एक्सपोजर, फर्स्ट सर आपकी एक्सपोजर, आवाज़ नहीं आ रही है इस समय मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एक्सपोजर जो कहीं आपका आप होता है। म्यूट पे चले गए हैं? नहीं नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ, ठीक हूँ। आ रही है, अब आ रही है आवाज़? अभी भी नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ गई। हाँ जी। सो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट एक्सपोजर है वो माउथ से होता है, एनवायरनमेंट का फर्स्ट एक्सपोजर। चाहे आप खाना खा रहे हैं, किस हवा में रह रहे हैं, पॉल्यूशन है नहीं है, आप कौन से सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो इवन एक और चीज़, हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहुत लोग करते हैं ये। माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो आपका ओरल बैक्टीरिया इम्बैलेंस कर देता है। तो अब जब इम्बैलेंस होता है, आपका ओरल बैक्टीरिया नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है, उससे आपको डायबिटीज़ हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड
जैसे आपको मैंने बताया था ब्रेस्ट मिल्क में नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, राइट? और वो इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए माउथ ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम, अगर प्रेगनेंसी है तो उस समय तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में अगले इंटरव्यू का टॉपिक आ चुका है, और वो है हमारी ओरल हेल्थ, जो कि आगे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे सर। और आज का अगर हम इंटरव्यू सम अप करें तो ओवरऑल बात जो निकल के आती है कि जो आपने टेस्ट डेवलप किया है ये बहुत उपयोगी टेस्ट है, और अगर इस टेस्ट को हम बहुत जितना जल्दी करा सकते हैं तो उससे बच्चे की हेल्थ, खासतौर से ऑटिज्म उसमें है या नहीं है, और साथ ही साथ आपने जो 30 और भी चीज़ें बताई हैं जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको उसी समय रेक्टिफाई करने का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सर ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आज आपसे चर्चा करके, और निश्चित रूप से दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अक्सर इतना इन डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको इवन डॉक्टर्स के साथ भी नहीं मिलती, क्योंकि डॉक्टर्स अपने आप में बहुत बिजी प्रोफेशन में हैं, और उनके पास अगर एक एक पेशेंट को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं होता, जानते हुए भी हैं इन चीज़ों को। और लेकिन आप बहुत साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका चूंकि वर्क एरिया ही वो है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और आप का तो काम ही ये है कि आप लोगों को एजुकेट कर पाएँ इन चीज़ों के लिए। तो दर्शकों, अगर आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न हो, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही ऐसे लोगों को ये इंटरव्यू शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आज के इंटरव्यू के लिए सुशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया हैं अगले इंटरव्यू के लिए, खासतौर से जो ओरल हेल्थ की हम प्लानिंग करेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।